हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान यानी कि साइंस के लिए टॉप 50 आपके प्रश्नोत्तर लेकर के आ चुके हैं। 50 ये प्रश्न कर लेना, बस आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास वक्त नहीं बचा है। 30 दिन का समय बचा है, कम से कम 30 दिन या उससे भी कम समय। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 100% आने वाली ये 50 प्रश्न लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप अभी यदि बुक लेकर के बैठेंगे तो आप बुक अभी नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो बुक आप अभी नहीं कर पाएंगे और ना ही आप गाइड पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतनी मोटी मोटी हैं कि आपका दिमाग जो है ख़राब हो जाएगा, टेंशन में चले जाओगे। तो ये 50 प्रश्न जो लाया हूँ ये बस याद कर लेना, आपकी साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगी और 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे आपकी परीक्षा में। बस आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं विज्ञान में, तो पूरा ये वीडियो देख लेना, ये 50 प्रश्न कंप्लीट कर लेना। और आपके जो अन्य प्रश्न रह जाते हैं बहुविकल्पीय प्रकार के, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें कंप्लीट करवा दूंगा। तो 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको वीडियो देख लेना है, सारा का सारा ये 50 प्रश्न कंप्लीट कर लेना है इस वीडियो के माध्यम से, है ना। पहला प्रश्न दिया गया है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ना, तो उत्पाद तो बन ही रहा है, अभिक्रिया हो रही है, उसमें उत्पाद बनेगा और ऊष्मा निकल रही है वहाँ से, तो क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, है ना। उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उससे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं ना। तो जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण रहेगा प्राकृतिक गैस का दहन, ये इसका उत्तर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं नीचे ऊष्माशोषी, तो जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है तो उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है कहते हैं। जैसे क्या रहेगा, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सी सिल्वर तथा क्लोरीन में बदलना, तो ये रहेगा इसका उदाहरण या कहें तो इसका एग्जाम्पल। ऊष्माशोषी होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। पहले नंबर का प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद सेकंड नंबर का प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो ऑक्सीजन श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है। देखिए, तो जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है ना, तो उससे भोजन के बड़े बड़े अणु है ना, ये बड़े बड़े भोजन के अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो उस एनर्जी का वो अगर उसमें से मतलब उन अणुओं से एनर्जी निकल रही है तो वो क्या निकल रही है, तो वो क्या हो रही है, ऊष्माक्षेपी कहेंगे ना हम उसे, क्योंकि जहाँ पे ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी कहलाती है। आपको पता होगा, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ऊष्माक्षेपी बताया। तो जहाँ से ऊर्जा मुक्त हो रही है वो ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। तो इसी कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है कहा जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर का प्रश्न है आपका, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है और क्या कर लेती है, और जो है आग पकड़ लेती है, आग उत्पन्न करता है। इसलिए क्या किया जाता है, इसे केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। इसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है, जल्दी जल्दी सभी प्रश्न कंप्लीट कीजिए। देखिए, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि इसकी ऊपरी सतह जो है साफ हो जाए, ऊपरी सतह से जो आर्द्रता है, धूल कण आदि हैं, वो साफ हो जाएं, हट जाएं इससे, है ना, ताकि मैग्नीशियम रिबन जो है मैग्नीशियम रिबन की जो सतह है ना, वो हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके, है ना। तो ये ही इसका कंप्लीटली उत्तर रहेगा। और आगे आपको यदि याद करना है इतना तो कर लीजिएगा, वरना इसकी आवश्यकता नहीं है। बस मेनली आपको याद रखना है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि, है ना, क्योंकि वायु में जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि उसके आर्द्रता और धूल कण आदि साफ हो जाए ताकि यह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। इतना याद रखिएगा, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं, 5वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है। उत्तर रहेगा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन, है ना। देखेंगे यहाँ पे अपचयन और उपचयन दो अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। अपचयन और उपचयन दोनों जब साथ साथ घटित होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ये याद रखेंगे आप, तो ये इसका कंप्लीट रहेगा। अब अपचयन और उपचयन को देख लेते हैं क्या कहलाती हैं दोनों। तो आप उपचयन देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास किस में होता है, उपचयन में होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस रहेगा, याद रखिएगा, इनको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसके बाद है 6ठे नंबर का प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण निर्माण के साथ चित्र भी बनाइए। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य पास कोई वस्तुओं तो देख सकता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों देखिए सामने दिख रहे होंगे, ये प्रश्न दोनों के सामने मैंने दिखा दिए हैं आपको। देखिए,
ये निकट रहा, ये दूरदृष्टि रहा। नीचे इसका उत्तर भी दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि निकट दृष्टि दोष, देखिए जिस नाम का दोष है, मतलब अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की तो दिखाई दे रही है साफ साफ, है ना। नाम है जिसका निकट, उसमें वहाँ की जिस मतलब जो नाम है दोस्त का, वहाँ की वस्तुएं तो दिखती हैं। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की तो दिख रही हैं, पास की नहीं दिख रही। वो उल्टा है इसमें, है ना। जो नाम है वहाँ की अच्छी से दिखेंगी, है ना। तो ये इसका याद रखिएगा, दोनों में ये डिफरेंस रहेगा, मेनली आपको याद रखना है, क्योंकि इसी में स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। ये इसका डायग्राम रहेगा, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष की ओर। नीचे दिया गया है प्रश्न, देख सकते हैं दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। तो इसका चित्र ये रहेगा दूर दृष्टि दोष का, इसे आप बना लेंगे, इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं दूर दृष्टि दोष के डायग्राम को। और बढ़ते हैं आगे, तो आपका यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं ये दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य, इसकी थ्योरी दी गई है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य दूर की वस्तुएं तो साफ साफ देख सकता है। देखिए वो था निकट, उसमें निकट की तो दिख रही थी, उसका नाम भी था निकट दृष्टि दोष। इसका दूर दृष्टि दोष नाम है, तो इसमें दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई दे रही, परंतु पास की वस्तुएं जो साफ दिखाई नहीं दे रही, है ना। तो इसकी निवारण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं ये देखेंगे। इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस की अभिसारी क्षमता जो है कम हो जाती है ना। अतः दोष निवारण के लिए एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे यह अधिक अभिसारी हो जाए, अर्थात उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो उपयुक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि अभिसारी करेंगी जो मतलब हमें देखने के लिए अभिसारी क्षमता को बढ़ाएंगी, तो उत्तल लेंस उसके लिए चाहिए, है ना। तो ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर। इसके बाद तारे क्यों टिमाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका पूछा जाएगा। देखिए तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, आपको सबको पता है। तो एक पॉइंट ये उसमें ऐड करेंगे स्टार्टिंग में, तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, है ना। थोड़ा लिखना पड़ता है अच्छी तरीके से। तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल में विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। देखिए तारे हैं बहुत दूर हैं और वहाँ से पृथ्वी तक आने में इन्हें बहुत सारी परतों को जो है पार करना पड़ता है, इनके प्रकाश को, है ना। तो गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का जो है अपवर्तनांक, है ना, लगातार चेंज होता रहता है, लगातार परिवर्तित होता है, क्योंकि वहीं गर्म और कभी ठंडी, है ना, हवाएं चलती हैं। तो तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का इस प्रकार लगातार अपवर्तन होता है, तो प्रकाश किरणें निरीक्षक की आंखों तक, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ से, हमारी आंखों तक अनियमित रूप से आती हैं, है ना, मतलब लगातार नहीं आ सकती, है ना, रुक रुक के अनियमित रूप से आती हैं। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इसका कंप्लीटली आंसर रहेगा। इसके बाद रहेगा 9वें नंबर का प्रश्न दिया गया है आपको, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा, देखिए किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश नीले रंग की अपेक्षा क्या यहाँ पे काला दिखाई देता है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, नीले की अपेक्षा जो है काला दिखाई देता है, क्यों प्रतीत होता है, क्यों, इसमें पूछा गया है ना। इसका उत्तर देख सकते हैं नीचे। अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता। देखिए एक तो पहली बात हो गई कि ऊंचाई पर कोई वायुमंडल नहीं होता, मतलब अंतरिक्ष में क्या वायुमंडल होगा, है ना, तो वहाँ पे काला ही रहेगा ना, अंधेरा रहेगा। तो इसलिए प्रकाश किरणों का विकिरण नहीं होता है और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है काला नजर आता है ना। हम यहाँ से नीला देख रहे हैं, वहाँ पे काला रहेगा क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है, तो प्रकाश किरणों का जो है प्रकीर्णन नहीं होगा, है ना, ये रहेगा। इसके बाद 10वें नंबर का प्रश्न नीचे दिया गया है, देख सकते हैं, अवतल दर्पण के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। इसका आंसर जो है कंप्लीट रहेगा आपका। अवतल दर्पण के अनुप्रयोग निम्न है, हजामत बनाने में, चिकित्सा में। ये दोनों आप पॉइंट याद रखेंगे, 2 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा, 2 नंबर कंप्लीट रहेंगे इससे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका नीचे दिया गया है, देख सकते हैं 11वें नंबर का प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं ना। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये तो पूरी प्रक्रिया दी गई है उसे समझने की, उसे करने की घर पे प्रैक्टिकली, है ना। तो इसे ये पॉइंट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं ये याद रखना है। देखिए ये तो मैंने उसकी प्रक्रिया लिख दी, इसे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ये पूछी जाती है इस प्रकार से। प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे जाते हैं जो कि ये रहेंगे, परावर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण के मान के बराबर होता है, ये एक परावर्तन का नियम है, ये याद रखिएगा। और सेकंड रहेगा आपतित किरण या परावर्तित किरण। आपतित जो किरण है ना, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही तल पर होते हैं, सभी तरह के चमकीले सतहों से परावर्तन के नियम समारूप से लागू होते हैं ना। देखिए आपतित किरण, परावर्तित तथा अविलंब, देखिए ये आपतित किरण हो गई,
ये जो है परावर्तित किरण ये इस प्रकार जा रही है, ये आपतित आई यहाँ पे तो आपतित है, ये परावर्तित होकर यहाँ पे गई, रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से इस परत से, तो ये परावर्तित किरण हो गई। और ये हमारा विलंब जो है बीच में रहता ही है ना। तो इनका क्या होता है, सभी तरह के चमकीले सतहों से परावर्तन के नियम के लिए समारूप से ये नियम जो है लागू होते हैं। परावर्तन और आपतन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। कौन से, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दूरी बराबर है। और यहाँ पे ऐसी आती है किरण और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसी चली जाती है। ये यहाँ पे ये इनके परावर्तन के नियम हैं, तो इस प्रकार से रहेंगे। इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 12वें नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मनुष्य नहीं है, यहाँ पे है भोजन। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, तो आंसर रहेगा भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका है। आहार नाल का स्तर बहुत कोमल होता है। देखिए सीधी सी बात है, लार जो है भोजन को जो है बहुत चिकना बना देती है, जिससे भोजन जो है आसानी से जो है सरकता हुआ जाता है ना, जिससे हमें कोई अंदर ऐसी है कोई दर्द नहीं होता, मतलब ये चुभता नहीं है ना। भोजन लार को जो है, लार जो है भोजन को चिकना बना देती है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका है। आहार नाल का स्तर बहुत कोमल होता है, मतलब आहार नाल जो है बहुत ही मुलायम होती है, अंदर से कोमल होती है। लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने में, गीला करने में मदद करती है, उसे चिकना बनाने में मदद करती है, ताकि इसका मार्ग जो है आसान हो जाए, आसानी से सटक जाए, है ना। लार में उपस्थित एंजाइम जिसे एमाइलेज कहते हैं, स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देता है। तो इस प्रकार से इसका 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन रहेगा 13वें नंबर का, पूछा ही जाना है, 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है मनुष्य की आहार नाल का, है ना, या पाचन तंत्र का है तो, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं। आहार नाल का रहेगा तो यहाँ पे इतना बनाएंगे, है ना, ये ग्रसनी ग्रसिका श्वास नली करके, है ना। और ये आपका पाचन तंत्र का पूरा ये चित्र रहेगा, यही चित्र आपको इसमें बनाना है। तो ये रहेगा आपका पूरा चित्र, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से आपको इसका डायग्राम बना लेना है। 4 नंबर आपके कंप्लीट रहेंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायवीय तथा अवायवीय। वायवीय बोले तो ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में जो है अंतर लिखना है। तो इसका पूरा अंतर आपको सामने दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना। ये मेन पॉइंट इनमें याद रखेंगे। इसके बाद इसके 5 अंतर आपके सामने दिए गए हैं, ये 5वां अंतर आप इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित जो है चित्र बनाइए। आंसर रहेगा आपका आना ही है, 4 नंबर का प्रश्न आएगा, उसी के अथवा में आएगा ये, है ना। एक कोई अंतर आ जाएगा उसके अथवा में आएगा, है ना। तो जरूर से याद करके रखिएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र इस प्रकार से बनेगा, है ना। इसमें क्या क्या बनेगा, ये किडनी बनेगी, तो यानी कि वृक्क, है ना, ये बनेंगे आपकी, और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, पेल्विक से कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड्स यहाँ पे बनाएंगे। और इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट जो है कर लेना है ना। ये आपका कंप्लीट जो है रहेगा। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से सीख लेंगे, आपके लिए आगे भी काम आएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका, रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से रक्त और लसिका में अंतर याद कर लेना है ना। धमनी और स्राव में इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, ये रहेगा पूरा अंतर। इसमें 5 अंतर दिए गए हैं। रक्त क्या है, रक्त एक लाल, रक्त जो है लाल रंग का होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। लसिका का रंग जो है श्वेत होता है, सफ़ेद होता है ना। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्याएं पाई जाती हैं, मतलब लाल रक्त में क्या होता है, आरबीसी पाई जाती हैं, और लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती हैं, है ना। ये अंतर हो गया। ये 5 अंतर रहेंगे, इनमें याद कर लीजिएगा। इसके बाद धमनी एवं स्राव में अंतर लिखिए। तो धमनी और स्राव में अंतर देखेंगे। धमनी और स्राव एक तरफ दिया गया है ना। तो धमनियों में कैसा रक्त बहता है ना। तो धमनियों में जो है धमनी और स्राव, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और स्राव में अशुद्ध रक्त बहता है। इस प्रकार से एक अंतर याद रखेंगे। और धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है, स्राव की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। इसका अंतर रहेगा, है ना। कपाटों के अंतर रहेगा, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, स्राव में क्या होता है, कपाट पाए जाते हैं। ये अंतर याद कर लीजिएगा धमनी और स्राव में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये बोर्ड परीक्षा में आता है। ये आपका 3 या 4 नंबर में आएगा, कर लेना अच्छी तरीके से। देखिए इसका रहेगा, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका कोशिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये आपका ऑब्जेक्ट में भी बन सकता है। इसका कंप्लीटली आंसर रहेगा यहाँ पे, ये डायग्राम रहेगा आपका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका डायग्राम बना देंगे। मैं थोड़ा और इसे जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप पे आसानी से यहाँ पे समझ जाएँ और बन जाए। देखिए ये रहेगा इसका
चलिए देख लेते हैं आगे। इसमें जो है इसका दिया गया, इसके क्या क्या भाग होते हैं। इसके मेनली जो है 3 पार्ट होते हैं, एक्सोन, डेंड्रोन और कोशिकाएं, है ना। तो ये होते हैं, ये डेंड्रोन, कोशिकाएं, एक्सोन। तो देख लेंगे, ये पूरा दिया गया है। सूचनाओं का आवेग डेंड्रोन से कोशिकाएं की ओर चलता है तथा फिर एक्सोन में से होता है ना। डेंड्रोन से कोशिका, कोशिका से एक्सोन, है ना, यही है ना। देख सकते हैं यहाँ पे डेंड्रोन जो होते हैं इसमें, ये होते हैं डेंड्रोन, यहाँ पे देख सकते हैं डेंड्रोन यहाँ पे। इससे फिर कोशिका की ओर यहाँ पे आएगा, फिर कोशिका की ओर कहाँ से आएगा, एक्सोन की ओर आएगा। एक्सोन नीचे की ओर होता है, कोशिका यहाँ पे सेंटर की ओर होता है, और मतलब डेंड्रोन जो होता है ऊपर की ओर यहाँ पे उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह डॉक्टर क्यों देते हैं। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए जो है आयोडीन आवश्यक है ना। अगर आयोडीन की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंघा रोग के होने की जो है संभावना अधिक हो जाती है। घेंघा रोग, है ना, बेटर। ये पूरा आंसर इसका याद रखेंगे, ये रहेगा आपका इसका कंप्लीटली आंसर, है ना। क्योंकि हमें थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए क्या चाहिए, आयोडीन आवश्यक होता है, इसलिए इसकी सलाह दी जाती है कि आयोडीन हमें लेना चाहिए। ये नमक में पाया जाता है। इसके बाद रहेगा अम्लीय वर्षा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20वें नंबर का है। अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल के जल में सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है 5.5 से कम होता है ना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, 5.5 से कम होता है, ये रहेगा आपका, है ना। जो जलीय जैविक समुदाय में धरती के वातावरण के लिए बेहद हानिकारक होता है ना। तो पीएच मान अगर अगर पानी जो बरस रहा है ना उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी, सीधी बात है ना। और किन की वजह से हो रहा है ये सब, इन गैसों की वजह से हो रहा है। इन गैसों में जो है जहर टाइप की गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी जो है जल में घुल गई और ये गया जल ऊपर, और ये बारिश दोबारा हुई यहाँ पे, तो ये इसका पीएच मान जो है कम होता है। और ये जीवधारों के लिए बहुत ही हानिकारक ये जल होता है, पेड़ पौधों के लिए, है ना। तो ये मतलब विषैला टाइप एकदम से पानी हो जाता है, जिससे प्राणियों में पेड़ पौधों की मृत्यु हो जाती है। इसका कंप्लीट आंसर रहेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। देखिए फर्स्ट नंबर के चैप्टर से ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आता है, 4 नंबर में ये प्रश्न आता है ना। तो आपको याद करके रखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया एवं इसका समीकरण ये रहेगा। उदासीनीकरण समझ लेते हैं, जब कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। देखिए इतना सा ही इसका उत्तर है, अम्ल और क्षार को एक अभिक्रिया कराओ और उससे हमें क्या मिलेगा, लवण तथा जल मिलेगा। तो इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार को मिला दो, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने की ये जो प्रक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे लवण तथा जल की प्राप्ति होती है। इसका जो समीकरण रहेगा इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, लग सकते हैं, पूरा कंप्लीट रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके साधारण नमक तथा जल बनाता है। साधारण नमक बोले तो लवण, है ना, ये जल बनाता है। तो ये कंप्लीट आंसर रहेगा NaOH प्लस HCl, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो ये नमक बना रहा है और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो यही तो है हमारा उदासीनीकरण। तो ये इसका कंप्लीट आंसर रहेगा इसका एग्जाम्पल के साथ, है ना। इसे कंप्लीट करने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 22वें नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, है ना। दंत क्षय किस प्रकार होता है। दंत लिखा है, दत्त नहीं लिखा है, दंत मैंने बिंदी रख दी, ये रहेगा, है ना। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय तो किस प्रकार होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5, देखिए यहाँ पे 5.5 है, 55 नहीं है, वो 5.5, है ना। इसी प्रकार से अम्लीय वर्षा में हो रहा था। इसी प्रकार से हमें मुंह में हमारे अगर 5.5 से कम हो गया ना तो हमारे दांत जो है ना झड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे, बिल्कुल चटकने लगेंगे, है ना। तो ये रहेगा, देखिए 5.5 है यहाँ पे। 5.5 से अगर हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है तो दांतों का क्षय जो है स्टार्ट हो जाता है, दांत टूटने लगते हैं। दांतों का एनेमल, है ना, आपको पता होगा कि दांतों के ऊपर एक पतली सी परत पाई जाती है जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है, जिसे हम एनेमल कहते हैं, है ना। कैल्शियम फास्फोरेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित होना जो है स्टार्ट कर देता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके जल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है ना। तो ये इसका कंप्लीटली आंसर आपके सामने इसका स्क्रीन पर जो है वो दिया गया है ना, देख सकते हैं इसका।
ये रहेगा यहाँ पे आंसर इसका। परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। कैसे? हम दंत मंजन करके खाने के बाद तुरंत मुंह साफ करें तो हम इसे रोक सकते हैं। तो ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर। इसके बाद 23वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए, है ना। धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा। तो धोने के सोडे का उपयोग रहेगा, इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, धोने के सोडे का, है ना। इसके बाद बेकिंग सोडे का उपयोग क्या रहेगा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जा सकता है। देखिए अग्निशामक यंत्रों में जो है बेकिंग सोडे का यूज़ किया जा सकता है और इसका उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडे की बात यहाँ पे की जा रही है जो कि किचन में यूज़ किया जा सकता है जाता है। ये रहेगा आंसर। इसके बाद है 24वें नंबर का प्रश्न, धातुओं के 2 गुण लिखिए। तो धातुएं कठोर, आघातवर्ध्य, चमकीली एवं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? धातु के गुण लिखने हैं तो ये गुण लिख देंगे। धातुएं जो है धातुओं में चमकीला मतलब धातुओं में चमक पाई जाती है, ये एक गुण हो गया। और धातुएं जो है धातुओं में क्या होती है? तन्यता पाई जाती है। धातुएं आघातवर्ध्यता पाई जाती है। धातुएं कठोर होती हैं, है ना। विद्युत की चालक होती हैं, सबसे बड़ी बात धातुएं, है ना। ये सारे जो है इनके गुण याद रखेंगे, धातुओं के ये गुण दिए गए हैं ना। इसके बाद 25वें नंबर का प्रश्न नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। 25वें नंबर का प्रश्न रहेगा, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है, या तो 5 नंबर का प्रश्न बनना है या 4 नंबर का प्रश्न बनना है। बिल्कुल अंतर याद कर लेना धातु और अधातु में, है ना। तो ये अंतर रहेगा इसमें। क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं धातुएं, है ना। अम्लीय या उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड कौन? अधातुएं बनाती हैं। धातु ऑक्साइड के जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाती हैं, इसके ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है ना। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाती हैं, है ना। ये क्षार बनाती है, एकदम विपरीत हो रहा है। देखिए ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं। ये विद्युत के धनात्मक तत्व हैं, ये विद्युत के ऋणात्मक तत्व हैं। तो इस प्रकार से इनमें अंतर याद कर लीजिए। इसके बाद 26वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोकार्बन क्या होती है, उदाहरण देकर के समझाइए। 4 नंबर का चैप्टर का क्वेश्चन है, 4 अंक का क्वेश्चन है। तो ये रहेगा आपका, यहाँ पर शॉर्ट में समझाया गया हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बन के युग्म जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के बने होते हैं, इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन इनसे मिलकर के बने होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन हो गया, एथेन, प्रोपेन आदि, है ना, ब्यूटेन, ये सारे लिख सकते हैं इसमें उदाहरण के तौर पर। तो हाइड्रोकार्बन समझने के बाद बढ़ते हैं 27वें नंबर के प्रश्न की ओर। नीचे दिया गया है, अपमार्जक एवं साबुन में अंतर लिखिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये लगभग परीक्षा में आता है ना। तो इसे जरूर से करके रखना है। देख लेते हैं इसका जो है आंसर नीचे। अपमार्जक तथा साबुन में निम्नलिखित अंतर है। साबुन तथा अपमार्जक एक तरफ दिया गया है, देख सकते हैं। साबुन क्या होती है? ये उच्च अणुभार वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। रासायनिक रूप से अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाली एल्किल तथा एल सल्फोलिक समूह के अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, है ना। ये अंतर इसमें रहेगा 1 नंबर। इसमें रहेगा आपका अगला अंतर, साबुन जंतु वसा वनस्पति तेलों से बनाया जाता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्साइड आदि से बनाए जाते हैं, है ना, अपमार्जक। तो ये रहेगा इसमें अंतर। इसके बाद तीसरा अंतर दिया गया है ना। तो ये 3 अंतर इसमें विशेषकर से याद रखिएगा। देखिए ये क्या होता है, साबुन से कठोर जल में कपड़े साफ नहीं धुलते हैं, ये मृदु जल व कठोर जल दोनों में उपयोग कर सकते हैं ना। तो कठोर जल से साबुन में कपड़े नहीं धुलते हैं साबुन से, है ना। इसके बाद है 28वें नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, अपर रूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। देखिए अपर रूपता के बारे में पूछा गया है और कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। अपर रूपता पूछा गया और अपर रूपों के नाम लिखिए, है ना, एवं उपयोग लिखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रश्न रहेगा आपका उत्तर के साथ। जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है, देखिए अपर मतलब कई, है ना, एक से अधिक। अपर रूपता, एक ही तत्व कई रूपों में मिले तो तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहा जाता है। सीधा बिल्कुल उत्तर हो गया इसका, अपर रूपता किसे कहते हैं, है ना। एक ही तत्व कई रूपों में मिले तो तत्व के इस गुण को क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं ना, अपर रूपता कहते हैं। इसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का धन, संरचना और अपरूप कहते हैं। इनके भौतिक व रासायनिक गुण में भिन्नता होती है। तो मेनली आगे का याद रखेंगे कि कई रूपों में मिलता है जब एक ही तत्व, तो इसके इस गुण को अपर रूपता कहते हैं ना। कार्बन के अपर रूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, है ना। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये अलग अलग हैं, है ना। यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है लेकिन ये अलग अलग रहेंगे आपके। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, चारकोल, काजल आदि, है ना। ये हो गए कार्बन के अपर रूप।
मेनली आप याद रखेंगे हीरा हो गया, ग्रेफाइट, कोयला, चारकोल, है ना, काजल भी रख लेंगे। तो जो भी आपको इसमें याद रखेगा, हीरा ग्रेफाइट याद रखेंगे। इसके बाद 29वें नंबर का प्रश्न रहेगा, स्वपरागण में परपरागण में क्या अंतर है लिखिए, है ना। ये प्रश्न ही है 29वें नंबर का, तो इसे आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं, पूरा कंप्लीटली उत्तर रहेगा इसका। एक तरफ स्वपरागण आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ परपरागण देख पा रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो आपका प्रश्न में आ जाएगा कि स्वपरागण किसे कहते हैं या परपरागण किसे कहते हैं, या फिर अंतर आ जाएगा, है ना। तो सारा कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो यह क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में होती है। यह क्रिया दोनों, एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में होती है ना। पुष्प इसमें क्या बनते हैं, रंगहीन और गंधहीन होते हैं। इसमें रंगीन मतलब रंग अलग अलग रंगों के होते हैं, सुगंधित होते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस मतलब स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वृत्त के आगे पर गिरते हैं। स्व मतलब स्वयं के वृत्त के आगे पर गिरेंगे। इसमें पर मतलब पराये पे, किसी और पे, है ना। उसी जाति के अन्य पुष्प के वृत्त के आगे पर जाकर के गिरते हैं। ये रहेगा इसका, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। देख सकते हैं आंसर रहेगा आपका प्लेसेंटा के कोई दो कार्य पूछे गए हैं। उत्तर रहेगा प्लेसेंटा। देखिए प्लेसेंटा एक गर्भवती माँ में उपस्थित होता है ना। तो प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को आवश्यक भोजन, जल एवं वायु आदि पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए जब एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है या भ्रूण पल रहा होता है, तो उस भ्रूण के पोषण के लिए, है ना, उस भ्रूण को भोजन कैसे मिलेगा, वायु कैसे उस तक पहुँचेगी, उसके मतलब उसका उत्सर्जन कैसे होगा, उसके अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकलेंगे, तो उसके माँ और बच्चे के बीच में एक नली पाई जाती है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, अपरा भी जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा, है ना। तो ये इसका आंसर इसका कंप्लीटली दिया गया है। देख सकते हैं भ्रूण को आवश्यक भोजन एवं जल एवं वायु आदि पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। किसकी, प्लेसेंटा के माध्यम से। भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ इसी के द्वारा माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं, वहाँ से उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये रहेगा इसका आंसर, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर बताइए। अलग से भी पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन क्या है या लैंगिक जनन क्या है ना। अंतर पूछेंगे तो अंतर तो यहाँ पर रहेगा ही, और साथ ही आपको परिभाषाएं भी याद कर लेनी है। यही है परिभाषा। देखिए एक तरफ लैंगिक है, अलैंगिक है। इस क्रिया में नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता होती है लैंगिक में। अलैंगिक में किसी एक की आवश्यकता, है ना, दोनों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है ना। इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, उच्च श्रेणी के जीवों में हो रहा है, यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है ना। लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीवन बनना प्रारंभ करता है, जीव बनना प्रारंभ करता है ना। लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन हो गई, उसके बाद है जीव बनना जो है प्रारंभ हो जाता है। अलैंगिक जनन में जीव निषेचन क्रिया होती ही नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा, इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं ना, नए गुण विकसित होने की संभावना इसमें रहती है ना, होती है। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण उत्पन्न नहीं हो सकते हैं ना, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद रहेगा अगला क्वेश्चन 31वें नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का 5 अंक का प्रश्न बनता है ये, है ना। यहाँ पर रहेगा आपका ये पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का। आपको बस इतना डायग्राम याद कर लेना है अच्छी तरीके से। ये 5 या 3 अंक में आपका पूछा ही जाएगा, तो याद कर लेना पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का। इस प्रकार से आपको नामांकित चित्र तैयार कर लेना है। ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट के इसी प्रकार से क्वेश्चन बताऊँगा, और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो जल्दी ही आएगा। देखिए 32वें नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 अंक के रूप में ये प्रश्न बनता है। ये प्रश्न जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, और ये वाला भी, है ना। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। तो लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं, है ना। तो ये रहेगा इसका, ये रहेगा आपका इसका मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। पूरा सामने आपके दिया गया है ना। इसे बना लेंगे गर्भाशय इस प्रकार से, और सर्वेक्ष, एंड्रोमेडियम, अंडाशय, फिम्बरी, फैलोपियन नलिका, योनि, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट रहेगा, है ना। इसे कंप्लीट कर लेंगे। 3 अंकीय आपका प्रश्न रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, समझाइए, है ना। तो मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना था भैया, तो आंसर रहेगा इसके कुछ यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं कि ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसके लिए मेंडल ने मटर चुना। तो
देखिए, मटर का पौधा एक वार्षिक होता है तथा अल्प विकसित जीवन चक्र वाला होता है ना, कि एक वर्ष का होता है, जल्दी उनका प्रयोग जो है खत्म हो जाएगा, है ना। पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं। इसके पुष्प जो है द्विलिंगी होते हैं। मटर के पौधे जो होते हैं पुष्प जो है द्विलिंगी होते हैं। स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मी होते हैं। इसके पौधों में अनेक विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, है ना। ये रहेगा 5वें नंबर का। तो इस प्रकार से इन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद 34वें नंबर का प्रश्न है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, है ना। तो आनुवंशिकता का जनक तो मेंडल को ही कहा जाता है, आप सभी को बताया, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। आंसर रहेगा इसका, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं या संचरित होते हैं, है ना, लक्षण संचरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो वो आनुवंशिक लक्षण कहलाती हैं। और जीवों की इस गुण को, है ना, मतलब इस गुण को या इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता यहाँ पे कहा जाता है। ये रहेगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 4-5 अंक में बनेगा, 4 अंक का बनेगा, है ना। तो ये लिंग निर्धारण की क्रिया कुछ इस प्रकार से रहेगी, देख सकते हैं यहाँ पे। तो मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। 23 जोड़ी और 46 गुणसूत्र, कुल संख्या 46 होती है, जोड़ी 23, है ना, 23 पेयर बनती है, पाए जाते हैं। नर एवं मादा में 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होते हैं। 22 जो होते हैं एक समान होते हैं, है ना। एक चेंजेस हो सकता है ना, जिससे ऑटोसम्स कहते हैं। नर एवं मादा की एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा में लिंग गुणसूत्र एक समान XX होता है, जबकि नर में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र लंबा होता है X। मतलब मादा में क्या होते हैं, XX पाए जाते हैं और नर में XY पाए जाते हैं, सीधी बात है ना। तो ये रहेगा। इसके बाद देखिए आगे इसका डायग्राम दिया गया है, इसके बारे में इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाएंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया ये रहेगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, और इसका कंप्लीटली थ्योरी यहाँ पर रहेगी इसकी, है ना। तो नर में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया। मादा में XX होते हैं और नर में जो होते हैं XY होते हैं, है ना। ये रहेगा, देखेंगे इसे, जिससे 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, 22 + X 22 + Y। मादा में एक समान अंडाणु बनते हैं जिसमें 22 + X गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के समय यदि गुणसूत्र से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु संयोगन करेगा तो संतान मादा प्राप्त होगी, है ना। और Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु संयोगन करता है तो संतान नर प्राप्त होती है ना। तो ये सारे इसका दिया गया है पूरा, देखिए यहाँ तक, है ना। तो 50% संभावना होती है कि नर होगा या मादा, इसका कोई कह नहीं सकते, है ना, क्योंकि अगर जो गुणसूत्र जो है संयोगमन करेगा तो वही होगा, है ना। ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। आगे बढ़ते हैं। 37वें नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए, है ना। इसका आंसर रहेगा आपका, एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक जो है एम्पियर है ना। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर, याद रखेंगे, एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक, है ना। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, बिल्कुल पूछा जाएगा आपका, ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो एम्पियर याद रखेंगे, है ना। विद्युत आवेश का कूलम याद रखिएगा। तो ये रहेगा इसका आंसर। 38वें नंबर का प्रश्न है, ओम का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, 2 या 3 नंबर का, है ना। ओम का नियम देख लेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, दाब आदि ना बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो ये इसका कंप्लीट आंसर रहेगा। ओम के नियम का हर बार आता है। शक्ति की परिभाषा लिखिए, देखिए शक्ति की परिभाषा, इसका मात्रक भी याद होनी चाहिए, है ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इतनी सी परिभाषा रहेगी। अर्थात कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है, उस इकाई समय में किया गया कार्य, उस मान का मान उस व्यक्ति की शक्ति कहलाती है ना। मतलब हम जितना कार्य कर सकते हैं, कार्य करने की दर जितनी हमारी हो, उसे हम शक्ति कह सकते हैं। अतः कार्य व समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वाट होता है ना। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। 1 हॉर्स पावर बराबर 100, मतलब एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट, है ना। ये याद रखिएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, ये याद रखिएगा। हर पॉइंट देख करके चलना है क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपको बैठना है। 40वें नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण, पहला गुण रहेगा चुंबक की बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये बंद वक्र के रूप में होती है ना, ये बंद वक्र के रूप में होती है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, मतलब अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपको दिया गया है चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, है ना, उनको गुण के बारे में बताया जा रहा है।
देखिए ये रहेगा सेकंड पॉइंट इसका। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है ना। अगर हम उस पर कोई स्पर्श रेखा खींचें तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की वो दिशा हमें बताएगी, है ना। तो ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट इसका रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा इसका, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं, मतलब वो समांतर होती हैं, कभी नहीं काट सकती हैं, ऐसे कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, एक दूसरे के जो है समांतर वो होती हैं, सीधी बात है ना। इनकी दिशाएं जो है संभव नहीं है, चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं जो है संभव नहीं है ना। इसके बाद है आपका अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर दूरी पर, देखिए समांतर मैंने आपको बताया ऐसी होती, बराबर दूरी पर होंगी, कभी मिलेंगी ही नहीं तो काटेंगे कैसे, तो 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। इसके बाद है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। देखिए डायग्राम के साथ बताया है नीचे, तो सबसे पहले समझ लेते हैं फ्लेमिंग ने क्या कहा था। इस नियम के अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे, देखिए यहाँ पर नीचे बताऊंगा डायग्राम में कि तर्जनी क्या है, मध्य में क्या है ना, अंगूठा, तो इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये यहाँ पे फ्लेमिंग ने कहा था। इनके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम रहेगा, है ना। ये रहेगा इनका बायां हाथ है और ये इनकी तर्जनी हो गई, है ना, ये मध्यमा नीचे लटकी हुई और ये अंगूठा, है ना। तो इसमें उन्होंने कहा था ये रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन, तर्जनी बता रही है और ये मध्यमा बल या गति बता रही है, और धारा को कौन बताएगा, अंगूठा धारा को बताएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसका डायग्राम दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वें नंबर का प्रश्न है आपका, दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताइए, है ना। तो दिष्ट और प्रत्यावर्ती एक तरफ दिया गया है, दिष्ट प्रत्यावर्ती। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रवाह एक ही दिशा में होता है, इसका प्रवाह दिशा समय के साथ बदलती रहती है। दिष्ट धारा में एक ही दिशा में प्रवाह हो रहा है, एक ही दिशा में जो है धारा यहाँ पे बही जा रही है, और प्रत्यावर्ती में क्या होता है, चेंज हो सकती है, समय के साथ बदलती रहती है। इसका मान जो होता है, दिष्ट धारा का मान सदैव धनात्मक होता है, इसका मान समय के साथ धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है क्योंकि ये बदलती रहती है ना। अगला अंतर रहेगा इनमें, तीसरे नंबर का अंतर रहेगा इनमें, यह सेल या बैटरी डीसी जनित्र, है ना, डीसी जनरेटर से प्राप्त की जाती है, एसी जनरेटर से, है ना। प्रत्यावर्ती धारा जो है एसी जनरेटर से प्राप्त की जाती है ये, और दिष्ट जो है डीसी, दिष्ट डी याद रखेंगे, दिष्ट से डीसी, है ना, ये याद रखिएगा, याद रहेगा। इसके बाद है आपका 43वें नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित, प्रेरणा नहीं है प्रेरण है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग बताया है, जब किसी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल संपन्न हो जाता है। इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है ना। ये सारे प्रश्न जिस भी विद्यार्थी ने कंप्लीट कर लिए बहुत अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में करेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती जो है होता है। देखिए इसके बाद फ्यूज़ क्या है, 44वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, 4 अंक का ये क्वेश्चन बनता है हर बार। देख सकते हैं फ्यूज़ क्या है। देखिए जब घरेलू परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो फ्यूज तार बहुत अधिक गर्म हो जाता है तथा पिघल कर टूट जाता है। ऐसे होने से घरेलू परिपथ में धारा का प्रवाह जो है रुक जाता है। फ्यूज तार का उपयोग घरेलू परिपथ एवं उपकरणों को जलने एवं क्षति से बचाया जाता है। ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद 45वें नंबर का प्रश्न रहेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। देखिए अम्लीय वर्षा पढ़ा हमने और ग्रीन हाउस प्रभाव ही आपको पढ़ना है। ये शायद आपके लास्ट वाले क्वेश्चन से ही प्रश्न है, मतलब अध्याय से ही प्रश्न है। ग्रीन हाउस गैसें क्या कौन कौन सी होती हैं, CO2, NO2, ETC है आदि। तो वायुमंडल और पृथ्वी के बीच कवच के समान परत बना लेती है। कौन सी ये गैसें, यह परत पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को अपने में सोख लेती है ना। मतलब अगर ये गैसें ज़्यादा बढ़ जाएंगी ना तो एक परत सी बना लेंगी ऊपर मिलजुल के, और पृथ्वी का जितना मतलब गर्मी बढ़ेगी यहाँ से जो है ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी जो कि यहाँ के लिए नहीं है, मतलब बाहर निकल जानी चाहिए। लेकिन अगर ये परत बन गई ना ऊपर तो यहाँ पे निकल नहीं देगी, इससे इसमें सोख लेगी और वापस से रिफ्लेक्ट होकर ये पृथ्वी पर आएगी। तो यहाँ पे क्या होगी, गर्मी बढ़ेगी, अपने में सोख लेती है, जिससे वायुमंडल का तापमान जो है बढ़ जाता है। इसी घटना को जो है ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्वेश्चन जरूर आएगा। अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, है ना। तो मानव के अनेक क्रियाकलापों द्वारा
ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है ना। तो लगभग ये एक ही है, ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वो किसके कारण बढ़ रहा है? वो ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस के कारण बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो तापमान बढ़ रहा है, इसी प्रक्रिया को यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। तो ये आंसर है इसका। इसके बचाव के उपाय क्या हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के जो उपाय हैं हमारे भैया, CO2 का स्तर कम किया जाए, विभिन्न माध्यमों से कूड़ा करकट कम करें, बिजली के उपकरणों को के अनावश्यक प्रयोग से बचें, वनों का संरक्षण करें, वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है चलाया जाए। सीधी बात है, ये रहेंगे। इसके बाद 47वें नंबर का प्रश्न रहेगा। ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? 48वें नंबर का प्रश्न है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इससे बचने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है ना। विकृत गंधिता 4 अंक के रूप में क्वेश्चन बनेगा, देख सकते हैं। इसका उत्तर दिया गया है। तो तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। मतलब हम जब वसायुक्त तेल युक्त खाद्य पदार्थ रख देते हैं, छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, तो वो एकदम से गंध पकड़ लेते हैं, मतलब उनमें विकृत गंधिता जाग जाती है। इस प्रक्रिया को जो है विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया जाता है ना। आपने देखा होगा कि आपके जो चिप्स आते हैं, मतलब जो खाने के जो आइटम आते हैं ना, पॉलीथीन में आते हैं, थोड़ी सी थैली में आते हैं ना, तो उसमें चिप्स की उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं भरी जाती। ऑक्सीजन अगर उसमें चली गई ना तो वो सड़ जाएगा, मतलब वो एकदम से ख़राब टाइप के हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक रखे रहते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ना, ताकि वो ठीक रहें, है ना। तो उसमें विकृत गंधिता उत्पन्न ना हो, इसलिए उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, विकृत गंधिता ना हो, है ना। तो विकृत गंधिता कैसे होती है? ऑक्सीजन के कारण होती है। ऑक्सीजन उपस्थिति बढ़ गई तो हो गई विकृत गंधिता, है ना। किन में होती है? और तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों में होती है ना, हर में नहीं होती, है ना। मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं कार्य लिखिए, है ना। तो पूछा गया है 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो है नाम लिखना है आपको और कार्य लिखना है। तो देख लेते हैं। मनुष्य में निम्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस थाइमस ग्रंथि, अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण और अंडाशय, है ना। तो ये रहेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन दैहिक कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में वसा की चयापचयक, है ना, क्रिया को प्रभावित करता है ना। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके बाद है थायराइड ग्रंथि। आंसर रहेगा थायराइड के बारे में। उत्प्रेरक एक प्रकार से हार्मोन जो है स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि को नियंत्रित करता है ना। तो थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन को नियंत्रित करता है ना, ये रहेगा इसका। इसके बाद है प्रतिमूत्रक हार्मोन, है ना, वैसोप्रेसिन, इसके बारे में लिखा गया है। यह किडनी की वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है। यह रक्त दाब में वृद्धि करता है। ये रहेंगे इनके कार्य। इसके बाद है आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है? और लास्ट क्वेश्चन 51 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने हटा दिया तो आपके कुल 50 प्रश्न ही यहाँ पे हुए हैं। आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है? देखिए, ये भी क्वेश्चन हम शायद कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये रिपीट हो चुका है। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। ये रहेगा आपका डायग्राम मानव मस्तिष्क का। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको डायग्राम जो है कंप्लीट कर लेना है। इसे बना लीजिएगा। पूरा आंसर आपके सामने दिया गया है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है, मस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, मस्तिष्क स्तंभ होता है ना, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। तो ये सारे इसमें पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। तो ये याद रखिएगा अच्छी तरीके से भैया। और यहाँ तक हम आपके 50 प्रश्न जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके अगली वीडियो में मैं आपके अन्य सब्जेक्ट्स के इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी ही आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।